जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा दोस्तों, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस मैं बारी बारी से बना के डाल रहा हूं और आप लोगों को एक सही दिशा प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपन ने दोस्तों अब तक पढ़ लिए थे कार्यपालिका से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे वो देख लिए थे अपन ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है अपन ने समझ लिया था। उसके बाद दोस्तों आती है विधायिका। तो अपन ने लास्ट वीडियो में दोस्तों देखा था विधायिका क्या होती है, कौन कौन से इसके अंग होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर चैनल पे देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, ताकि दोस्तों आगे आने वाले जो भी विधायिका के वीडियो हैं, विधायिका के जो अंग हैं जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और आप अपनी समझ को अच्छी भी कर पाओगे और आने वाले आपके कंप्यूटर एग्जाम में आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप बना पाओगे निश्चित रूप से। तो आइए दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं। जो अपनी विधायिका है दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, विधायिका के केंद्र स्तर पे विधायिका के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति महोदय, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। तो इन तीनों से मिलकर ही बनी होती है संसद। तो संसद के 3 अंग अपन ने देख लिए थे, संघ स्तर पे या केंद्र स्तर पे। इसी प्रकार राज्य स्तर पे देखा था, राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर जिस प्रकार से काम करती है संसद, उसी प्रकार राज्य स्तर पे काम करता है विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। तो बारी बारी से अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज जो संसद का जो अंग है दोस्तों राज्यसभा, तो क्या है ये राज्यसभा, किस प्रकार से इसमें होता है सदस्यों का निर्वाचन, क्या इसके सदस्यों के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, और राज्यसभा से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपके बनने चाहिए, 100% आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के ना जा सके, इसी उद्देश्य के लिए कि वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको वीडियो देखने के बाद राज्यसभा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको और समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूं, ये एक संसद का अंग है दोस्तों। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां से दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, जो राज्यसभा होती है दोस्तों, राज्यसभा के कुछ उपनाम है, कुछ उपनामों से भी इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से उपनाम है? तो एक तो दोस्तों इसको कहा जाता है उच्च सदन। उच्च सदन इसको कहा जाता है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा। विशेषज्ञ सदन भी इसको कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसको कहा जाता है स्थायी सदन। स्थायी सदन ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपको। उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन और स्थायी सदन इनको कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों उच्च सदन तो है ही, निम्न सदन दोस्तों कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। विशेषज्ञ सदन इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके जो कुछ एक मेंबर है दोस्तों वो विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग सेक्टर में ज्ञानी होते हैं, अलग अलग सेक्टर में उनको विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका संबंध कला, विज्ञान, साहित्य, खेल से संबंधित है। जो इन क्षेत्रों में निपुण होते हैं उन्हीं को चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है। और स्थायी सदन दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसकी थोड़ी संरचना देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों और पूरी राज्यसभा को अपन समझने वाले हैं। तो देखते हैं संरचना, किस प्रकार से राज्यसभा की संरचना होने वाली है, किन किन सदस्यों से मिलकर बनी होती है, कितने इसमें मेंबर होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है वो होती है 250, 250 सदस्य होते हैं टोटल दोस्तों राज्यसभा के अंदर। 250 सदस्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है तो 250, 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अब ये 250 सदस्य दोस्तों ये कहां कहां से चुन के आते हैं, तो थोड़ा इसको डिवाइडेशन देखते हैं दोस्तों। ये 250 मेंबर है दोस्तों, इनमें से 238 मेंबर तो आते हैं दोस्तों
राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। और दोस्तों बच गए जो 12 मेंबर है दोस्तों, इनका निर्वाचन, इनको मनोनयन करता है या इनको चुनता है दोस्तों राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने बताया, राज्यसभा से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। किस आधार पर करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवक, तो ऐसे जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन करता है राष्ट्रपति महोदय। तो ये जो आंकड़ा है ये दोस्तों मैक्सिमम आंकड़ा है, ध्यान रखना है। 250 टोटल होते हैं। तो 250 किस प्रकार से होंगे? 238 है वो केंद्र और राज्य है वो चुन के भेजेंगे अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में, और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति महोदय मनोनयन करता है। अब जो दोस्तों क्या है कि वर्तमान में कितने हैं ये, तो इनकी संख्या भी अपन देखते हैं। वर्तमान में अपन से पूछा कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो देखिएगा दोस्तों ये जो 238 सदस्य है इनका क्राइटेरिया वर्तमान में कितना है? ये है अभी दोस्तों 233 सदस्य, 233 सदस्य है। और ये जो दोस्तों 12 सदस्य है, ये 12 का मनोनयन अभी भी हो रखा है, तो इनको मिला के हो जाते हैं 245। तो वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा में सदस्य है 245। 233 सदस्य है वो केंद्र व राज्य सरकार चुन के भेजती है राज्यसभा में, जहां पे वो अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस बात को दोस्तों आप पूरे को याद रखना है। 233 प्लस 12 वर्तमान में संख्या पूछे तो केंद्र और राज्य से कितने सदस्य चुन के आए? 233, और 12 सदस्यों का मनोनयन टोटल हो गए वर्तमान में 245। ये जो आंकड़ा है दोस्तों ये मैक्सिमम आंकड़ा निर्धारित किया गया है कि मैक्सिमम 238 सदस्य चुन के आ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में चुन के आए हैं 233। तो ये अपन ने समझी दोस्तों इसकी मोटी मोटी संरचना। इस प्रकार से इतने सदस्य इसमें चुन के आते हैं। कहाँ से चुन के आते हैं? केंद्र व राज्य, सॉरी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों से चुन के आते हैं, और 12 सदस्यों का होता है मनोनयन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं अपन इसको, जो सदस्यों का जो निर्वाचन है दोस्तों, निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राज्यसभा में आने वाले सदस्यों का निर्वाचन है वो राज्यों में दोस्तों विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा होती है वही करती है इन सदस्यों का निर्वाचन, और वही करती है इन सदस्यों का चुनाव। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां से दोस्तों आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा सदस्य हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य करते हैं दोस्तों इन सदस्यों का चुनाव। वो दोस्तों किस प्रकार से चुनाव करते हैं? जिस प्रकार से विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों, उसी अनुपात में वो सदस्य चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। जैसे किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहां से राज्यसभा में सदस्य भी चुन के ज्यादा जाएंगे। किसी सभा के थोड़ी दोस्तों किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कम है तो वहां से कम सदस्य चुन के जाएंगे राज्यसभा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सीटों का कम या ज्यादा है, इसका निर्धारण दोस्तों किस आधार पे किया गया? इसका निर्धारण दोस्तों किया गया था जनसंख्या के आधार पे, कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी उसी आधार पे दोस्तों किया गया था सीटों का निर्धारण, कि इस राज्य में इतनी विधानसभा सीटें होंगी। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा थी, जैसे यूपी जैसे स्टेट की जनसंख्या ज्यादा थी, तो वहां पे विधानसभा सीटें भी ज्यादा मिलेंगी आपको, राज्यसभा सीटें भी और लोकसभा सीटें भी वहां पे ज्यादा मिलेंगी। सिक्किम जैसे राज्य की जनसंख्या जैसे बिल्कुल कम है तो वहां पे तीनों ही सीटें कम मिलेंगी। तो सीटों का निर्धारण दोस्तों किया जाता था जनसंख्या के आधार पे, और अभी भी दोस्तों जनसंख्या के आधार पे ही किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो निर्वाचन दोस्तों राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं, और निर्वाचन किस पद्धति से करते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति से। अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं दोस्तों। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोस्तों क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप तो होता है जनता जिसका डायरेक्ट वोट डाल के जिसका निर्वाचन करती है, वो होता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, जिसमें आप और हम सब लोग मत डाल के किसी को चुनते हैं, तो वो होता है प्रत्यक्ष। जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दोस्तों किसी का निर्वाचन करते हैं,
एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जैसे सांसद या विधायक अगर किसी का निर्वाचन करते हैं तो वो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे दोस्तों यही है कि विधानसभा में होते हैं सांसद, तो सॉरी दोस्तों विधानसभा में होते हैं अपने विधायक। तो सभी राज्यों के जो भी विधायक हैं वो चुन के भेजते हैं सदस्य, और वहाँ कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में, जहाँ पे राज्यसभा में जाके ये इनके स्टेट का, अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने प्रदेश या अपने राज्य की मांगों को रखते हैं कि इस प्रकार से हमारे राज्य में ये योजनाएं होनी चाहिए, ये स्कीम लानी चाहिए, ताकि हमारा राज्य भी एक, वो कह सकते हो आप, जो सक्षम या एक उज्जवल राज्य की स्थापना कर सके। तो अपनी मांगों को रखते हैं ये सभी लोग राज्यसभा में जाकर। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका होता है दोस्तों निर्वाचन। और कौन चुनते हैं ये अपन ने दोस्तों समझ लिया। तो और दोस्तों एक बात आप और ध्यान रखोगे, एक तो निर्वाचन होता है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के विधानसभा सदस्य, और कुछ दोस्तों सदस्यों का होता है मनोनयन। तो कुछ सदस्यों का होता है मनोनयन, और कितने सदस्यों का होता है, ये होता है दोस्तों 12 सदस्यों का होता है इसमें मनोनयन, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहां से अपन ने इस निर्वाचन को समझा दोस्तों। अब जो दोस्तों एक चीज आप अपन ने देखी थी, अनुसूची वाले चैप्टर में देखी थी दोस्तों, अनुसूची 4 क्या कहती है दोस्तों। अनुसूची 4 ये कहती है कि जो राज्यसभा में सीटों का निर्वाचन का वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलते हैं, तो अनुसूची 4 में मिलता है। इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जानकारी मिलती है, और यह निर्वाचन दोस्तों किस आधार पे होगा, यह निर्वाचन होगा उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे होगा सदस्यों का निर्वाचन। तो निर्वाचन दोस्तों किस आधार पे होगा, निर्वाचन का जो आधार है दोस्तों वो उस राज्य या उस स्टेट की जनसंख्या है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। तो यहां से दोस्तों अपन ने इस निर्वाचन को समझा। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि राज्यसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है तो कौन कौन सी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो राज्यसभा सदस्य बन सके। तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन समझते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, योग्यता। क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। योग्यता में दोस्तों मोस्टली एक जो योग्यता है ये सभी के लिए अनिवार्य है। क्या क्या है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता दोस्तों अपन देख सकते हैं यहां से, वह किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो, किसी लाभ के पद पर कार्य ना करे, वह किसी लाभ के पद पर कार्य ना करे। तीसरी योग्यता देखते हैं दोस्तों, उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। कहने का मतलब दोस्तों 30 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है उसके बाद ही कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और चौथा दोस्तों आप ले सकते हो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये आप ध्यान रख सकते हो। ये कुछ एक योग्यताएं हैं, इजी आप इजी में इनको याद रख सकते हो। वह किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं हो, इसका मतलब वो किसी गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी नौकरी में ना हो दोस्तों। तो ये योग्यता अगर कोई व्यक्ति रखता है तो दोस्तों वो राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य है। अब बनता है या नहीं बनता वो दोस्तों डिपेंड करती है उस राज्य की विधानसभा। अगर उस राज्य की विधानसभा बनाना चाहे तो वो बना सकती है, और नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है क्राइटेरिया। ये दोस्तों जो आयु है, आयु आपको कंफ्यूज करेगी, तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों अपनी संसद होती है, संसद को अपन ने समझा था कि एक होते हैं दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, और एक होते हैं दोस्तों इसमें राज्यसभा, और एक होती है दोस्तों लोकसभा। तीनों से मिलकर बनी होती है दोस्तों संसद। तो इनके जो आयु का क्रम आप दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। 35 साल दोस्तों होती है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल। तो तीनों आंकड़ा आप ईजीओ में याद रख सकते हो, 35, 30, 25, 5 कम होता जा रहा है, इधर से याद करो तो 25, 30, 35।
तो ये आयु का आप आंकड़ा याद रख सकते हो। एक बिंदु दोस्तों आप यहाँ से एक आर्टिकल को भी याद रख सकते हो। संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है 79, और राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है 80, और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है 81। तो ये 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, आर्टिकल से संबंधित और आयु से संबंधित। तो आप इनको इजी वे में याद रख सकते हो। रटना ना सीखे दोस्तों, समझना जरूरी है अपने लिए। तो यहाँ से दोस्तों अपने देखिए योग्यता, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, अपन इनको इजी वे में याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन चौथा नंबर का पॉइंट, कार्यकाल। कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो नॉर्मली आप जवाब देंगे 6 साल। वैसे दोस्तों प्रेसिडेंट और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल आप कहें तो वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अलग है। तो ये भी दोस्तों कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये कम आता है। क्वेश्चन क्या आता है आपको वो मैं बताता हूं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि दोस्तों जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। तो इसको समझिएगा दोस्तों, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। इसको आप इस प्रकार से याद रखिएगा, राज्यसभा के जो भी मेंबर हैं वो 2 साल के बाद 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब 1/3 सदस्य चले जाएंगे और इसके स्थान पे 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। इसको दोस्तों मैं आपको थोड़ा इजी फॉर्मेट में समझाता हूं, क्योंकि कुछ एक दोस्त इसको समझने में सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि दोस्तों 2012 अब समझिएगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अपने पास मान लो मेंबर है 99, अपने पास 99 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 99 में का 1/3 करेंगे तो 33, 99 का अपन 1/3 करते हैं तो सदस्य आते हैं अपने पास 33। अब होता क्या है दोस्तों इसमें एक्चुअल वो समझिएगा। जैसे दोस्तों 2012 में ये 33 सदस्य चुनते हैं, 33 सदस्य चुन के जाते हैं, तो 33 ही जाएंगे 2013 में, और 33 ही जाएंगे दोस्तों 2014 में दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2016 में, क्योंकि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य है वो नए आ जाते हैं। तो 12 से 2 साल 14, तो 16, 16 से 18, तो ये नए सदस्य चुन के जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि 2012 में जो सदस्य चुने थे दोस्तों, तो 2018 में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 33 तो नए मेंबर अपने पास चुन के आने ही हैं, यहाँ पे 33 तो नए मेंबर अपने पास चुन के आने ही है। लेकिन ये जो 33 सदस्य चुने गए थे फर्स्ट में, ये सदस्य हो जाते हैं रिटायर, इन सदस्यों का हो जाता है रिटायरमेंट, और इनके स्थान पे 33 नए सदस्य आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, जो ये 33 सदस्य हैं दोस्तों, इनका 2020 में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनका तो हो जाएगा रिटायरमेंट, और इनके स्थान पे नए 33 सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया दोस्तों आगे चलती रहती है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य है वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, और 1/3 सदस्य ही नए चुन के आ जाते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो दोस्तों। तो अब दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी अपन थोड़ा आगे और इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार थोड़ा इधर देख लेते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब होता है इसके अंदर राज्यसभा के, अपन सभापति की बात करें दोस्तों, तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है सभापति। राज्यसभा का सभापति दोस्तों कौन होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो दोस्तों होता है उपराष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति महोदय दोस्तों होते हैं राज्यसभा के सभापति, और जो भी राज्यसभा की बैठक बुलाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, संचालन करना, ये सब काम कार्य किसके होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के होते हैं। तो यहां से दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव बन के आता है, आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये बनता है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। तो ध्यान रखना, जो वो सदन कौन सा है, वो सदन है दोस्तों राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति एक ऐसे मेंबर हैं जो सदन के सदस्य नहीं है। कहने का मतलब ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और
क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति वेतन किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो वेतन भी दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में ही ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति का मोस्टली कार्य दोस्तों होता ही यही है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यही इनको कार्य सौंपा गया है। कुछ एक विशेष परिस्थितियों में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र देने पे या राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु होने से या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से ये दोस्तों राष्ट्रपति महोदय की जगह कार्य करते हैं और एज ए राष्ट्रपति की तरह दोस्तों प्रेसिडेंट की तरह ये कार्य करने लग जाते हैं। तो वो कुछ विशेष परिस्थितियां दोस्तों, जब ये दोस्तों एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, एक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लग जाते हैं, तो उस समय दोस्तों अपने को क्या होती है, उस समय पड़ती है उपसभापति की जरूरत। ध्यान रखना, तो राज्यसभा के अंदर एक दोस्तों उपसभापति भी होता है और ये उपसभापति कौन होता है, ये दोस्तों सदन का सदस्य ही होता है। इसको ध्यान रखना अपनों, सदन का सदस्य ही होता है। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति है वो सदन का ही सदस्य होता है। इसके जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक को चुन के बना दिया जाता है उपसभापति, और सभापति की अनुपस्थिति में ये सब काम है वो सभापति के रूप में कार्य करने लग जाता है। जो जो काम सभापति करता है वो सब काम उपसभापति करेगा सभापति की अनुपस्थिति में या गैर हाजिरी में। तो सभापति और उपसभापति से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हो। इससे आगे दोस्तों देखते हैं कि और भी कुछ विशेष कार्य होते हैं दोस्तों। जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा को लोकसभा से कुछ अलग बनाते हैं। कुछ एक कार्य राज्यसभा के हैं जिनके कारण राज्यसभा और लोकसभा को अपन थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, अपन उसके अंदर थोड़ा अंतर बता सकते हैं, अपन उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं अपन थोड़ा उनको देखते हैं दोस्तों। तो थोड़ा एक बार दोस्तों यहाँ से अपन थोड़ा इसको मिटा लेते हैं और फिर अपन इसको देखते हैं दोस्तों कौन से ऐसे कार्य हैं जो राज्यसभा को दोस्तों विशेष बनाते हैं। तो एक बार उनको अपन देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कुछ एक कार्य है राज्यसभा को विशेष बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं, इसीलिए अपन इनको समझते हैं। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 249। अनुच्छेद कितना है, 249। 249 दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 249 अनुच्छेद ये कहता है दोस्तों कि कोई मुद्दा अगर राज्यसभा से संबंधित है, कोई विषय राज्यसभा से संबंधित है, तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य अगर उस विषय को पारित कर देते हैं राज्यसभा से कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो उसके ऊपर केंद्र का सरकार कानून बना सकती है। तो याद रखना दोस्तों, राज्यसभा के 2/3 सदस्य राज्यसभा के 2/3 सदस्य पारित करें तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो जैसा कि दोस्तों अपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा था कि कितनी अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और विषय सूची। तो संघ सूची में कुछ एक विषय थे, उन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के जो विषय थे उन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची है दोस्तों, समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन ये आर्टिकल थोड़ा अलग है। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बशर्ते ये होना चाहिए कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि ये जो विषय है ये केंद्र सरकार के लायक है या केंद्र सरकार के कानून बनाने लायक है, तो वहां पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद नंबर का ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 249 है। इसके तहत ये बताया गया है कि राज्य सूची के कोई विषय है उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार है। कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से अलग बनाती है कि इसको लोकसभा से राज्यसभा को। एक आर्टिकल अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, 312 अनुच्छेद अपने को ध्यान रखना है। क्या है इस अनुच्छेद में,
312 अनुच्छेद संबंधित दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अभी अखिल भारतीय सेवाएं नंबर 1 बात दोस्तों, ये होती कौन सी हैं? जैसे कि दोस्तों अपन सब लोग आप जानते हो कि 3 प्रकार की होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। IAS होती है दोस्तों एक होती है दोस्तों IPS होती है, और एक होती है IFS होती है, IFS। IAS को होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सेवा, और IFS होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सेवा। तो ये होती है 3 प्रकार की सेवाएं, और किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 312 याद रखना है। अब राज्यसभा में इसका क्या योगदान है? इस आर्टिकल का राज्यसभा में दोस्तों ये योगदान है कि अगर किसी को, अगर लोक सेवक अगर किसी को बनाना है, अखिल भारतीय सेवाओं में अगर किसी को शामिल करना है, तो उसका प्रस्ताव अगर कहीं पे लाया जाता है तो वो प्रस्ताव दोस्तों पहले लाया जाएगा राज्यसभा में। तो ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय सेवाओं में अगर किसी को शामिल करना है तो उसका प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा पहले राज्यसभा में। राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को पारित कर दे, 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित कर दे, तो वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, फिर वहां से पारित होएगा तो फिर वो मान लिया जाएगा, उस प्रस्ताव या उस विधेयक को मान लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, 3 प्रकार की होती हैं। और प्रस्ताव के अंदर क्या है, राज्यसभा में इसका क्या योगदान है? राज्यसभा में ये कि जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो पहले लाया जाएगा राज्यसभा में, उसके 2/3 सदस्य उसको पारित कर दे तो ही वो जाएगा लोकसभा में। यहां से दोस्तों एक सर्विस से संबंधित एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आता है, वो क्या है उसको अपन समझते हैं। यहां पे पूछेगा निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ऑप्शन डालेगा IAS, IPS, आपको इस प्रकार से नहीं देगा, इनकी फुल फॉर्म वो लिख के देगा। तो यहां आपको एक फंसाएगा। IFS दोस्तों एक और सर्विस भी होती है, वो होती है फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। तो ये जो है दोस्तों IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और IFS ही होती है दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दोस्तों शॉर्टकट में तो अगर दे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो आपको पूरा लिख के देगा। तो IFS ध्यान रखिए, इंडियन वन सेवा जिसको कहते हैं फॉरेस्ट सेवा, ये दोस्तों है अखिल भारतीय सेवा है। और इंडियन फॉरेन सर्विस जो विदेश सेवा है दोस्तों, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या है विशेष? जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और इसी रूप में दोस्तों ये वेतन ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो ये बिंदु अपने को याद रखना है, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों अपन यहां से देख सकते हैं कि दोस्तों जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक से संबंधित देख सकते हैं। अब कुछ एक दोस्त कहेंगे कि सर राज्यसभा में धन विधेयक का क्या लेना देना है? धन विधेयक तो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। पूछा जाएगा कि धन विधेयक सबसे पहले किसमें पेश किया जाता है? तो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो दोस्तों, ध्यान रखना हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, वहां से अगर पारित होता है तो फिर जाता है राज्यसभा में दोस्तों। तो ध्यान रखना, धन विधेयक या वित्त विधेयक कहां पेश होता है? पेश तो होता है दोस्तों लोकसभा में, लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होता है। अब राज्यसभा में इसका क्या योगदान है? राज्यसभा में दोस्तों ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है, अगर वो लोकसभा में पेश हो जाता है तो राज्यसभा कितने दिन के अंदर उसको पारित कर देगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा दोस्तों 14 दिन के अंदर, 14 दिन में पारित कर देगी उस विधेयक को। कोई विधेयक धन विधेयक है, अगर उसको लोकसभा में पेश किया जाता है तो, और वो पारित हो जाता है लोकसभा से,
बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो जाएगा दोस्तों, वो विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास दोस्तों समय होता है, वो 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको पारित कर दे तो दोस्तों ठीक है। अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है 14 दिन के अंदर में, तो 14 दिन के अंतराल पे उसको पारित नहीं करती है, तो ऑटोमेटिक उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा और जो भी धन विधेयक से संबंधित कानून या नियम है वो लागू हो जाएगा। तो इसके लिए तो एक फॉर्मेलिटी आप मान सकते हो, क्योंकि इसको तो पास करना ही करना है दोस्तों धन विधेयक को। अगर ये पास नहीं भी करेगी तो भी वो ऑटोमेटिक पास होने वाला है। लेकिन ये टाइम से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने दिन के अंतराल पे उसको पारित करना होता है। तो 14 दिन के अंतराल पे उसको पारित करना जरूरी है, नहीं पारित करेगी तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने समझा राज्यसभा और इससे संबंधित आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राज्यसभा से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो अपन दोस्तों इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे लोकसभा और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। धीरे धीरे दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं मैं इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी आपको डालना चालू करूंगा, ताकि आपको पता चल सके अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ऑब्जेक्टिव आप कितनी सही मात्रा में बना पा रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव सेशन भी दोस्तों जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव सेशन आपको मिलेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए, अपने चैनल के सहयोग के लिए थोड़ा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई एक सही दिशा में कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।